नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी के लिए लगातार हम आपको मैथ की वीडियो करा रहे हैं, आपको साइंस एसएसएल की भी आपको सीरीज चला रहे हैं। आज हम आपको पिछले बार जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर संपन्न हुआ था उस पेपर की आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इस सेट में लगभग रीजनिंग के 23 से 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं कि आप इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको विषम की पहचान करनी है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए ए बी सी डी। इसमें से देखिए कि आपको विषम कौन सा लग रहा है। सबसे पहले आप लोग को प्रयास करना है, आपके पास 5 से 6 सेकंड का समय है और वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपने इन 23 से 24 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही करने का प्रयास किया है। अगर आप लोग अल्फ़ाबेट की सीरीज को देखेंगे तो वहाँ पर ए का जो स्थान होता है वो पहले स्थान पर होता है, बिल्कुल सही लिखा गया है। डी का स्थान चौथा होता है, ये भी सही है। ओ का 15वां स्थान होता है, लेकिन यू का 23वां स्थान नहीं होता है। यू का कौन सा स्थान होता है? 21वां स्थान होता है। इसलिए विषम कौन सा है इसमें? डी वाला। लेकिन ऑप्शन में आपको देखना है कि डी किस ऑप्शन में लिखा गया है। जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि इसमें डी विकल्प को आपको नहीं चुनना है। जिस विकल्प में डी लिखा होगा उसी विकल्प को आपको सही करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, एक सांकेतिक भाषा में स्पैनर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में नियर को आप कैसे लिखेंगे? चलिए प्रयास करिए। देखिए, जो नियर के NEAR जो अल्फ़ाबेट हैं आप देख रहे हैं कि स्पैनर में आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एन को क्या लिखा गया है? एन को यहाँ पर जे लिखा गया है। ई को क्या लिखा गया है? यहाँ पर देखिए ई को लिखा गया है बी। ए को क्या लिखा गया है? ए को लिखा गया है डी। तो जे बी डी से शुरुआत होनी चाहिए जिस भी ऑप्शन की। तो पहले वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो इसी को सही कर दीजिए। अगर लास्ट वाले को मिलाना चाहते हैं आर को क्या लिखा जाएगा? तो आर को एस लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि नियर जो है क्या इसके अंदर इसके सारे अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हो तो इसी को जिस प्रकार से कोड भाषा में लिखा गया है उसी प्रकार से आपको कोड करके आगे बढ़ जाना है। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक रेखा आपके लिए खींची गई है ए बी और ये चित्र बना हुआ है। तो इस रेखा के नीचे ए बी को संदर्भ मानते हुए उपरोक्त आकृति को दर्पण छवि आपको बतानी है। इसको दर्पण मान लीजिए और इसके नीचे जो आकृति बनेगी वो चार ऑप्शन आपको नीचे दिए गए। ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आपको बताना है। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे वो भी आपके लिए दिक्कत करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये पहले आपको मिल जाएगा और नीचे जब आप जाएंगे तो इससे मिला नहीं पाएंगे। चलिए आप पहले और दूसरे ऑप्शन में चेक करने का प्रयास करिए, इसी में आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत करेगा और जब कंप्यूटर स्क्रीन पर आप एग्जाम हॉल में पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर भी प्रश्न आपके लिए दिक्कत करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको जलीय प्रतिबिंब के रूप में देखना है, तो इस पहले वाले ऑप्शन को आप देख करके समझ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। पहले कथन को पढ़िए और बताइए इसमें से आपको कौन से निष्कर्ष सही लग रहे हैं। कथन को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कुछ ऊतक, ऊतक का गोला हमने बना लिया वेन डायग्राम से, कमज़ोर हैं तो कमज़ोर के गोले से हमने कुछ को ऊतकों को कमज़ोर के गोले में शामिल कर दिया। इसके बाद कुछ कमज़ोर हड्डियाँ हैं, जो कमज़ोर का गोला है वो हड्डियों के साथ में कुछ मतलब कि थोड़ा सा पार्ट जो होगा वो हड्डियों के अंदर जाएगा। आप देखते हैं निष्कर्ष कौन सा आपके सामने आ रहा है। कुछ कमज़ोर ऊतक हैं, कुछ कमज़ोर ऊतक हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? दूसरा निष्कर्ष कुछ हड्डियाँ ऊतक हैं, कुछ हड्डियाँ ऊतक हैं, इसके बारे में आप बता नहीं सकते हैं, तो इसे हम सही नहीं करेंगे। जो हमें एग्जैक्ट पता है उसे ही हम सही करेंगे। तो पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष जो है गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर किसको आप चेक करेंगे? केवल एक ही अनुसरण करता है, यही वह तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। पांचवा क्वेश्चन है, उस आकृति की आपको पहचान करनी है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो ए बी सी डी ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे आकृति को और समझने का प्रयास करिए कि इनमें से भिन्न कौन सी है। आप अगर ए बी सी ये तीन आकृति को देखिए तो रुपए के निशान को किसी न किसी प्रकार से घुमा करके इसमें रखा गया है। लेकिन अगर आप डी ऑप्शन को देख रहे हैं तो डी वाले जो ऑप्शन है उसमें जो रुपए का निशान होता है उसको पलट करके रख दिया गया। पलटना नहीं है, आपको घुमा सकते हैं आप। तो इन तीन ऑप्शन में घुमाया गया है, इसमें पलट दिया गया है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा वो इस समूह से संबंधित नहीं होगा। तो किस ऑप्शन में लिखा गया है? चौथे ऑप्शन में लिखा गया है। छठवां क्वेश्चन है, शून्ययाना का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, वह 45 डिग्री वामावर्त और 135 डिग्री
दक्षिणावर्त घूमती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है ये आपको बताना है। देखिए वामावर्त में और दक्षिणावर्त में आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। चलिए आज इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए वामावर्त को इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉक कैसे होता है, जैसे देखिए घड़ी जो होती है हमारी वो क्लॉकवाइज घूमती है इस प्रकार से। अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है तो हम इधर की ओर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा। दक्षिणावर्त मतलब होता है कि क्लॉकवाइज, दक्षिण की ओर। दक्षिण किधर होता है, इधर की ओर होता है, तो दक्षिणावर्त, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम क्या करते हैं, दिशा को बना लेते हैं। पूर्व इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, उत्तर इधर हो गया और दक्षिण इधर हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है शून्याना का मुख जो है पश्चिम दिशा की ओर है। अगर मुख पश्चिम दिशा की ओर है तो शून्याना पूर्व की पास खड़ी होगी, तभी तो मुख इसका पश्चिम दिशा की ओर होगा। 45 डिग्री से वामावर्त घुमाना है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज उसे 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री होगा यहाँ पर से, तो शून्याना 45 डिग्री जाएगी। तो यहाँ पर शून्याना इस समय खड़ी है 45 डिग्री के बाद में। अब 135 डिग्री उसे दक्षिणावर्त घुमाना है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है, तो 45 ये हो गया और 90 ये हो गया, तो टोटल ये एंगल मिला करके 135 हो गया। तो अब शून्याना यहाँ पर से क्लॉकवाइज घूम करके दक्षिण दिशा की ओर खड़ी होगी। अगर वो दक्षिण दिशा की ओर खड़ी होगी तो उसका मुख किधर होगा, मुख, उसका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती, उत्तर दिशा। तो ये पूछ रहा है उसका मुंह जो है वो किस दिशा की ओर है, तो उत्तर दिशा की ओर होगा। सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला ऑप्शन। तो अभी आप लोग वामावर्त और दक्षिणावर्त समझ गए। आगे आने वाले प्रश्नों को आप आराम से सही कर लीजिएगा इसी प्रकार से सोच करके। 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कथन और धारणा से क्वेश्चन आया है। तो आप लोग देखिए इसमें से आपको कौन सी धारणा सही लग रही है कथन के अनुसार। कथन में लिखा गया रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण करता है। तो धारणा क्या निकल सकती है इसमें से, रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है। तो ये हमारे कथन से ही स्पष्ट हो रहा है कि उसे जाना कब है, मई में जाना है। आरक्षण वो रेल का कर रहा है अप्रैल में, इसका मतलब 1 महीने पहले आरक्षण किया जा सकता है। हमारे कथन के अनुसार इसकी पहले वाली धारणा जो है वो सही है। दूसरा पढ़ते हैं, मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं। ये हमको कैसे मालूम हुआ कि मुंबई से लेकर हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं, ये तो हमारे कथन में नहीं लिखा गया है, इसलिए हम इसको गलत करेंगे। हमारा जो निष्कर्ष निकल रहा है, जो धारणा निकल रही है, वो कथन से पहले ही धारणा निकल रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, इसका सिर्फ पहली अवधारणा जो है वही निहित है कथन के अनुसार। 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम आपको दिया गया है ABCD, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो जूते, घास और मोबाइल में आप कैसा वेन डायग्राम बनाएंगे, चलिए बताने का प्रयास करिए। सारे प्रश्न आपके लिए इजी रहेंगे। रीजनिंग आपको लगभग अगर 24 प्रश्नों की रीजनिंग है तो 23 से 24 क्वेश्चन तक आपको सही करने का प्रयास करना है। 1-2 क्वेश्चन में आपको हेर फेर हो सकती है, लेकिन आपको रीजनिंग सारे सही करने हैं। मैथ में प्रयास करना है। देखिए साइंस और आपके जो GS जी के आती हैं, इसमें आप जितना ज़्यादा करना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो आपके पोर्शन होते हैं मैथ और रीजनिंग के, ये सॉलिड पोर्शन होते हैं। तो जूते, घास और मोबाइल में कोई भी संबंध नहीं होता। जूता अलग है, घास अलग है, मोबाइल अलग है। तो जहाँ पर भी तीनों वेन डायग्राम अलग हों उसी को आप लोग सेट करने का प्रयास करिए। 9वां क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है कि वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो वह किसकी ओर इशारा कर रही है। ये 4 ऑप्शन है, सोचने का प्रयास करिए। देखिए इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप लोग सोच लीजिए। आपकी नानी होंगी तो नानी के इकलौता बेटा, नानी का इकलौता बेटा क्या लगेगा आपका, मामा लगेगा। और मामा का बेटा क्या लगेगा, भाई लगता है आपका। तो क्या भाई लगता है, चचेरा भाई लगता है या फिर ममेरा भाई लगता है। तो नैना किसकी ओर इशारा कर रही है, तो अपने चचेरे भाई या फिर ममेरे भाई की ओर इशारा कर रही है। सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए चिन्हों को आपस में बदला गया है। इस समीकरण लिखा गया आपके लिए, इसमें भाग की जगह पर मल्टीपल करना है, मल्टीपल की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भाग का निशान है। तो निम्नलिखित समीकरण का आपको मान निकालना है। तो ये समीकरण लिखा गया है, चलिए करके दिखाते हैं आपको। 31 के बाद मल्टीपल लगाए तो मल्टीपल को यहाँ पर यूज करेंगे प्लस के रूप में। फिर 5 है, प्लस की जगह पर आप माइनस यूज करेंगे। फिर यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे, 4 × 92। तो हमने सारे निशानों को चेंज कर लिया है। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर ये हल हो सकता है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भाग और मल्टीपल का निशान नहीं, तो इसे तो आपको हल करना ही पड़ेगा। लेकिन इन दोनों में सबसे पहले आप किसको हल करेंगे, भाग को। तो 4 × 16,
4 मल्टीप्लाई 92, और अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 92 का तो कितना आ जाएगा 368, और 368 में से अगर 36 जाएगा तो कितना आ जाएगा 332 आएगा। लेकिन 332 किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आकृति आपके सामने नजर आ रही है, ध्यान से देखिए छोटी छोटी आकृतियों में आपसे गलती होती है। 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा त्रिभुज है तो एक त्रिभुज हो गया, छोटा वाला दूसरा त्रिभुज हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पर से कट का निशान लगा दिया गया है। तो पहले आपके 2 त्रिभुज तो बड़े बड़े थे, इसके बाद देखिए एक छोटा वाला ये बनेगा और एक छोटा वाला ये बनेगा, तो 2 और बन गए इस कट लगाने के बाद। तो अब टोटल कितने हो गए 4, मैक्सिमम 4 ही आंसर है, तो 4 इसका सही उत्तर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में आपको अगला पद ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप, देखिए बी के बाद 16 लिखा है, डी के बाद 25, एफ के बाद 36, एच के बाद 49, तो नेक्स्ट वाला पद आपको बताना है। आप देखिए किसी एक ही श्रृंखला को मिला लीजिए, चाहे अल्फ़ाबेट वाले को मिला लीजिए, उससे आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, चाहे तो आप न्यूमेरिकल वाले को मिला लीजिए। हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वाले को मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 16 लिखा गया है तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 25 है तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 36 है तो ये 6 का स्क्वायर है, और ये 49 है तो 7 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट वाला जो पद आएगा वो 8 के स्क्वायर वहाँ पर लिखा होगा, तो 8 8 64, तो 64 किस ऑप्शन में लिखा गया है, इधर देखिए लास्ट में 64 लिखा गया है। तो जे की आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर 64 के अलावा कोई और ऑप्शन में 64 होता तो हम उसको भी जाकर के चेक करते हैं, लेकिन 64 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो तीसरे को सही करिए, आगे बढ़ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न दिया गया है, कथन दिया गया है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन आपको पर्याप्त लग रहे हैं। चलिए करने का प्रयास करिए। यहाँ पर लिखा गया 2 अलग अलग भार के 10 बार हैं, ठीक है, तो उनका कुल भार आपको बताना है। ये 2 कथन आपको नीचे दिए गए, कितने कथन में से इसका उत्तर निकल आएगा। अब देखिए 10 बार है, उनका आपको टोटल भार निकालना है। तो यहाँ पर कथन में देखिए पहले लिखा गया है 10 बार के 5वें हिस्से का आधा भार 2 kg है। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है प्रश्न को लिखते समय समस्या हो गई है। यहाँ पर इसको लिखने चाहिए था 10वें बार, 10वें बार मतलब 10वां जो बार है उसका आधा हिस्सा का भार 2 kg है, इस प्रकार से लिखता। तो शेष बार मतलब कि 10वां बार तो आपने लिख चुका, अब 9 बार बचे, इस प्रकार से लिखना चाहिए था। तो थोड़ा गलती हुई है लिखने में, इसको आप लोग अगर देखेंगे तो दोनों ही से इसका उत्तर निकलेगा, क्योंकि आपको टोटल भार निकालना है तो आपको 10वें की जरूरत पड़ेगी और 9 की टोटल जरूरत पड़ेगी, तो दोनों में से इसका उत्तर आएगा। तो कौन सा कथन पर्याप्त होगा, 1 और 2 दोनों ही कथन इसके लिए पर्याप्त होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्न क्रम में आपको अगला चित्र का पता लगाना है। ये चित्र आपको दिए गए हैं, पहला चित्र ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो चौथे वाले में आपको पता लगाना है कि कौन सा चित्र यहाँ पर आएगा। ऑप्शन तो देखिए नीचे तक दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज के ऊपर गोला रखा गया है, नेक्स्ट वाली आकृति में त्रिभुज तो नीचे है ही गए, उसके अलावा 2 गोले ऊपर एक के अंदर एक गोला रख दिया गया, समझ रहे हैं आप। अब ये दोनों आकृति जो हैं इससे ये वाली आकृति और ये वाली आकृति बनेगी। अब यहाँ पर देखिए गोले के ऊपर इस प्रकार से आयत रखा गया है, तो नेक्स्ट वाली जो आकृति बनेगी वो इसी प्रकार से बनेगी। जैसे गोले के ऊपर इसने त्रिभुज के ऊपर 2 गोले रख दिए, इधर से इसको देख करके पहले से दूसरे, वैसे तीसरे से चौथा आपका बनेगा। और कैसे बनेगा, गोले के ऊपर आपको एक चतुर्भुज, उसके अंदर एक चतुर्भुज रखना पड़ेगा। जिस ऑप्शन में इस प्रकार की संरचना हो उसे आपको सही करना है। नीचे गोला और ऊपर 2 आपको चतुर्भुज, तो किस ऑप्शन में है, देखिए अभी तक नहीं मिला। लास्ट वाले ऑप्शन में आपको इस प्रकार की आकृति देखने को मिल रही है, तो लास्ट तक आपको जाकर इसे मिलाना पड़ेगा, चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको विषम की पहचान करनी है। ABCD, इसमें तो कुछ भी समस्या नहीं होगी, किसी को नहीं होगी। एक छोटा सा लड़के को अगर आप बैठा देंगे, उससे भी कहेंगे कि इसमें से अलग करने के लिए बताइए, तो वो बिल्कुल देख करके बता देगा कि इसमें से देखिए इसके आधा भाग भरा हुआ है, इसका आधा भाग भरा हुआ है, इसका आधा भाग डार्क है, लेकिन यहाँ पर आकृति देखिए इसमें तो है आधा से ज़्यादा भर दिया है, तो इसलिए विषम कौन सा होगा, तो डी वाला ऑप्शन ही विषम ऑप्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो बिल्कुल 1-2 सेकंड में लग जाएंगे, तो ये आपको समय को बचाते हैं। पूरे एग्जाम में
1.5 घंटे का समय मिलेगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको 1 नंबर देकर जाएंगे। लेकिन जिस प्रश्न में ज़्यादा समय लग रहा है वो इसके समय जो होगा, इस प्रश्न का जो समय होगा उसमें ऐड करके आप पूरे पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में आपको दर्पण की छवि ज्ञात करनी है। तो ये आकृति है, ये बगल में दर्पण लगा है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगेगा। ए बी सी डी 4 आकृति आपके लिए नजर आ रही हैं। देखिए, आप अगर सोच रहे हैं कि ये सी वाला ऑप्शन आपके लिए सही ऑप्शन है तो ये गलत ऑप्शन आप चुनाव कर रहे हैं। आप सोच तो सही रहे हैं कि ये सही है, लेकिन आप अंदर की लाइनों को मिलाइए। ये अंदर जो डॉट डॉट इस प्रकार से लाइनें खींची हैं इस उल्टे टी के अंदर, उसको भी देखने का प्रयास करिए। अगर दर्पण के पास देखेंगे तो ये वाली जो आधी लाइन है वो इस साइड जाएगी, जैसे कि ये बना हुआ टी, इसको समझिएगा। तो ये जो लाइन है वो इस प्रकार से इधर जाएगी, ये पतली वाली लाइन जो है छोटी सी इस साइड की ओर जाएगी, और उसने इस सी वाली आकृति में इधर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न में आप कोई भी ऑप्शन को सही नहीं करेंगे। प्रश्न जो है रेलवे बोर्ड की तरफ से हटा दिया गया था, इसको इग्नोर क्वेश्चन की श्रेणी में डाल दिया गया था। तो मतलब किसी ने इसका कोई भी ऑप्शन सही किया हो उसके लिए सबके लिए 1 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें गलती रेलवे की है कि उसने ऑप्शन सी दिया और सी वाले ऑप्शन में गलती कर दी देने में, इसलिए क्वेश्चन को हटा दिया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष देखिए क्वेश्चन आया है, कथन को ध्यान से पढ़िए। नयन 2014 में स्थानीय फुटबॉल टीम में शामिल हो गए, जिससे टीम को 2016 और 18 के बीच 3 लगातार चैंपियनशिप जीतने में मदद मिली। अब बताइए निष्कर्ष में से आपको क्या निष्कर्ष सही नज़र आ रहा है। देखिए 16, 17, 18 इसके बीच में तीनों जो कप हुए चैंपियनशिप के वो नयन की मदद से जीते गए, ये कथन में आपको कहा गया है। अब देखिए निष्कर्ष अगर हम देखेंगे तो निष्कर्ष में लिखा गया नयन ने टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की, बिल्कुल सही है भाई। टीम ने 3 चैंपियनशिप जीती है तो नयन ने ऊंचाइयों पहुंचाने में मदद की, बिल्कुल सही है। दूसरे में लिखा गया नयन एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी, ये भी सही है, सफल तो ही है। अगर वो चैंपियनशिप नहीं जिताता तब इस सफल नहीं माना जाता, लेकिन जिताया है, उसके आने के बाद जीती है, तो सही ऑप्शनों का दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप ईयर की संख्या हो तो x -1 का आपको वैल्यू निकालनी है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें गलतियां मुझे लगता है 50% लोग करेंगे। 100 वर्षों में ये बताइए आप कि कितने लीप ईयर होते हैं। अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं 100/4 करके 25 निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए जो 100वां साल होगा वो शताब्दी ईयर है, और शताब्दी ईयर में अगर आपको लीप ईयर चेक करना है तो 100वें साल में आपको 400 से भाग करना पड़ेगा, इसलिए 100वां जो वर्ष होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 100 साल में लीप ईयर की संख्या आपके अनुसार 25 - 1 24 होती है। 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 24 होती है। x जो है वो 24 के बराबर है, x -1 आपको करना, तो 24 - 1 करिए, सही ऑप्शन होगा 23। ठीक है, कुछ लोग 24 सही किए होंगे, कुछ लोग 25 सही किए होंगे, कुछ लोग 22 से पहुँचे होंगे, और 50% लोग 23 भी सही किए होंगे। तो यहाँ पर से आपको ये बात स्पष्ट नज़र आ रही होगी। 19वां क्वेश्चन है, निम्न आकृति में आपको समकोण त्रिभुज की संख्या गिननी है। चलिए जूम करते हैं आकृति, ये देखिए समकोण गिनिए, इनमें से समकोण मतलब कि एक एंगल जो है उसका वो 90 डिग्री होना चाहिए, चाहे जो एंगल उसका 90 डिग्री हो। तो आप देखिए पहले वाले त्रिभुज में देखिए इस प्रकार से, जिसके बगल में सीधी रेखा होगी उसको हम क्या कर लेंगे 90 डिग्री मान लेंगे। तो कितने बनेंगे ये आपको गिन के बताते हैं। एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये, एक ये, तो इधर इतनी आकृति में 4 आपको मिल गए। अब इस साइड आते हैं, इधर गिनते हैं, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 2 और आपको मिले, फिर एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा बगल वाला। तो इधर आप 4 4 8 हो गए, टोटल कितने हो गए 8। तो सही उत्तर होगा लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, और भी गिन लीजिएगा। अगर आपको ये वाला लग रहा है ऐसा ऐसा, तो इसमें आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एंगल 90 है कि नहीं है, क्योंकि आप जब बगल में कोई सीधी रेखा खड़ी होगी तो उसमें तो आप देख सकते हैं कि 90 है, लेकिन इस प्रकार के त्रिभुज जो आपके नज़र में बन रहे होंगे उसमें समकोण नहीं होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए रिलेशन से सवाल आया है। ए की माँ बी की बहन है और सी की पुत्री है, डी बी का बेटा है और ई का भाई है, तो सी का ई के साथ में आपको रिलेशन बताना है। चलिए सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है, इसके बाद हम आपको बताना है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए की माँ
माना ए की माँ इस बॉक्स के अंदर होंगी और माँ जो है वो बी की बहन है, तो बी आपकी मौसी लगेंगी, ठीक है। और जो माँ है आपकी वो सी की पुत्री हैं, तो सी आपके नाना हो सकते हैं या तो नानी हो सकते हैं। सी की पुत्री तो दोनों की पुत्री होगी। अब क्या कह रहा है, डी बी का बेटा है, तो मतलब आपकी जो मौसी हैं उनका बेटा जो है वो डी है, और ई का भाई है डी, तो मतलब दो संतानें आपकी मौसी की, डी और ई। सी का ई से क्या संबंध होगा, सी क्या लगेगा ई का, तो मतलब अपनी बेटी का, ये तो ये बेटा हो सकता है, ये तो बेटी हो सकती है, और सी कुछ भी हो सकता है, या तो नाना हो सकता है या तो नानी हो सकती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दादा या दादी, या फिर नाना या नानी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा ऑप्शन। इंग्लिश में आप दादा दादी या फिर नाना नानी अलग अलग कह सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है। ए बी सी डी में से आपको विषम चुनना है, ठीक है। मगरमच्छ, कछुआ, नाव और मछली। आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर पानी की बात करेंगे तो मगरमच्छ भी तैरता है, कछुआ भी तैरता है, नाव भी तैरती है पानी में, मछली भी तैरती है। लेकिन मगरमच्छ, कछुआ और मछली जो हैं ये सजीव प्राणियों में आते हैं, जबकि नाव जो है वो निर्जीव प्राणियों में आती है। इसलिए अगर भिन्न की बात करेंगे तो सी वाला ऑप्शन जो है वो इस समूह से संबंधित नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सोमवार को सीमा के पास 15 पेंसिलें हैं। तो सोमवार की बात करेंगे तो 15 पेंसिलें उसके पास हैं। उसका भाई मंगलवार को 5 पेंसिलें और देता है, तो मंगलवार को उसे 5 पेंसिलें और मिल गई, टोटल हो गई 20। अब क्या करे, बुधवार को उससे 3 पेंसिलें ले लेता है। अगर 3 ले लेगा तो ही बचेंगे उसके पास कितनी, 17। बृहस्पतिवार को एक दोस्त से 7 पेंसिलें मिलती हैं, तो 7 जोड़ दीजिए, 17 7 कितना हो जाएगा, 24। यदि उसका भाई शुक्रवार को उसे 5 पेंसिलें और देता है, तो 24 थी उसके पास, 5 और मिल जाएंगी, टोटल उसके पास पेंसिलें जो हैं वो शनिवार को 29 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से प्रश्न आप जोड़ करके देख सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान ये देना था कि कहीं पर ले लिखा है और कहीं पर दे लिखा है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा कहाँ पर दे रहा है कहीं पर ले रहा है। कुछ लोग लगातार जोड़ देते हैं, कुछ लोग घटा देते हैं, तो वहाँ गलती आपसे हो जाती है। टोटल 29 पेंसिलें उसके पास शनिवार को होंगी। 23 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितना मिनट आगे बढ़ती है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने का प्रयास करिए। घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में कितना मिनट आगे बढ़ती है। इसके लिए आप यहाँ पर देखिए कि एक घड़ी बना लीजिए, यहाँ पर 12 बजाएंगे आप, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो 12 के पास अगर देखें, जब 12 बजा होगा तो बड़ी वाली सुई और छोटी वाली सुई दोनों एक ही स्थान पर होंगी। लेकिन जब 1 बजेगा, 1 घंटे में पूछ रहा है ना आपसे, जब 1 बजेगा तो कितना मिनट आगे होगी, यहाँ पर से घूम करके फिर से ये 12 में आएगी, तो 55 मिनट का डिफरेंस होता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन। आप किसी भी घंटे में अपने घर में छोटी सी घड़ी लीजिए, उसको घुमा करके देख लीजिए, 55 आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप इसे याद भी कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कथन और तर्क से क्वेश्चन आया है, इसको भी ध्यान से देखिए। क्या छात्र संगठनों पर प्रतिबंध होना चाहिए, ये कथन में आपसे कहा गया है। अब तर्क में आपको बताना है कि आप इसका हाँ में जवाब देंगे कि नहीं जवाब देंगे। हाँ में लिखा गया है, हाँ, इससे तरीके के द्वारा छात्र संगठनों के आक्रामक व्यवहार रोके जा सकते हैं। दूसरा है नहीं, यह छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर देगा। तो छात्र संगठन बनाना ये लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए आप इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। आक्रामक व्यवहार को रोक सकते हैं, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगा के नहीं रोक सकते हैं आप। इसलिए पहले को आप गलत करेंगे, दूसरे को आप सही करेंगे। कौन सा तर्क आपके लिए सशक्त लग रहा है, केवल दूसरा ही तर्क जो है वो सशक्त लगेगा। 25वां क्वेश्चन है, ये इसमें आपको विषम की पहचान करनी है। मैंने आपके लिए 24 क्वेश्चन कराएं और इस सेट में 2 क्वेश्चन और है, मतलब टोटल 26 क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, दोनों ही काफ़ी सरल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिमाग आपको लगाना है। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। ये 25वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम की पहचान करनी है। ठीक है, चारों आकृति को आप देखिए और विषम की पहचान करिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, नहीं आएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा उत्तर, या तो फिर आपको जब नेक्स्ट पार्ट इसका रीजनिंग का आएगा तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग इसे। ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर का आपको युग्म चुनना है।
यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर ये 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो हमने आपको 24 क्वेश्चन हल कराए, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए, टोटल 26 क्वेश्चन इस सेट में हमें देखने को मिले। एक क्वेश्चन और इग्नोर किया गया था, तो लगभग 26 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में रीजनिंग से पूछे जाते हैं। जब मैं आपको साइंस स्पेशल की सेट करा रहा था तो आपने कहा कि रेलवे ग्रुप डी के मैथ कराइए, मैंने ढेर सारे आपको मैथ के पेपर कराए। जब मैथ के कराए तो आपने कहा रीजनिंग कराइए, तो अब आपके लिए रीजनिंग स्टार्ट की है। तो आप इन 26 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं? कम से कम मेरी आशा है कि 22 प्रश्न तक आप लोग रहिए, क्योंकि रीजनिंग ऐसा आपको सेट मिलेगा ग्रुप डी में जिसमें से आप 1 या 2 क्वेश्चन गलत करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके रीजनिंग के ग्रुप डी के एग्जाम में आपको सही करके आने पड़ेंगे, क्योंकि ढेर सारा कंपटीशन है और आप रीजनिंग में मात खा जाएंगे तो आप आगे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें भी आपके गलत होंगे। रीजनिंग में आपको गलत नहीं करना, ये लक्ष्य आपको लेके चलना है। तो एक एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाते चलिए। लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। एक साथ सारे आपके एग्जाम लगेंगे, एसएससी जीडी कांस्टेबल का लगेगा, एमटीएस का लगेगा, यूपी बीएड वालों का लगेगा, फिर इसके बाद आपका रेलवे ग्रुप डी का लगेगा, 7वां फेज बाकी एनटीपीसी का। तो सारे आपके 3-4 महीने में लगातार एग्जाम लग जाएंगे, इसलिए आपको पढ़ते रहना है ताकि आपको फिर प्रेशर ना हो जाए कि किस चीज़ की हम तैयारी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इसका दूसरा पार्ट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इसके दोनों प्रश्नों को उत्तर या तो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में सारे उत्तर आप गलत आएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट वाला जो सेट कराएंगे उसमें आपको बता देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।